दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। वन नेशन वन इलेक्शन, ये ऐसा मामला है जिस पर पूरे विपक्ष की नजर लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से जातीय जनगणना वाला मामला तूल पकड़े जा रहा है, वैसे ये भी है। हालांकि इसको लेकर अभी विपक्ष तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है वो इस मामले को लेकर इतनी संजीदा है कि वो बार बार इसका जिक्र करती है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ जिक्र करना काफी है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव तो वो एक साथ नहीं करा पाई। और इस बात को लेकर विपक्ष ने इस पर निशाना भी साधा कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं, अलग अलग कराए। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराने में बीजेपी सक्सेसफुल हो जाती है तो ये किन परिस्थितियों में होगा, कैसे होगा, और जो आरोप इन पर लगते हैं ईवीएम को लेकर के, क्या इतने बड़े स्ट्रक्चर में इलेक्शन कराने पर बीजेपी विपक्ष को टक्कर दे पाएगी ऐसी स्थितियों में, वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में हाल ही में जब पूरे देश का चुनाव हो रहा था, उस वक्त में विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। और उसी वक्त कई पार्टियों ने अलग अलग जगह पर इतनी ताकत लगाई, जैसे यूपी में देखिए 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई और तीसरे नंबर की पार्टी हो गई देश में। ऐसी परिस्थितियों में क्या इतनी ताकत झोंक पाएगी बीजेपी इसी अपने आइडिया को देने के बाद, इसी को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर पाएगी? इसके अलावा भी कई सवाल है। ये तो मेरे जहन में आए, आपके जहन में कई सवाल हो सकते हैं। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संतोष भारती जी। उनके पास तो सवाल भी है और उसके जवाब भी है। सर, कई सवाल है जो मैंने पूछे, कई और भी संभावनाएं हैं जो कि हो सकती हैं सामने। लेकिन वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, कुछ उन्होंने भी अपनी चर्चाओं में कुछ टीवी चैनल्स में ये जिक्र किया कि ये मुमकिन नहीं है। अगर ये करा भी देंगे, क्या ऐसा विचार पहले नहीं आया, करा भी दिया तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल के आएंगी। उन्होंने एक एक करके प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बताया। बड़ा सवाल ये कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा? अभिवादन विनीता जी, आपको और न्यूज नशा के दर्शकों को। बिल्कुल ये फायदेमंद बीजेपी के लिए होगा या नहीं होगा, ये तो जब चुनाव हो जाएंगे या उसका फैसला हो जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो योगी जी और मोदी जी इस मसले पे एक राय है। मैं योगी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, योगी जी एक ऑल्टरनेट नेशनल राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उभर चुके हैं। गडकरी जी भी हैं, लेकिन योगी जी को संघ इस समय ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका तो पता आप लगाएं और इसके ऊपर चर्चा करें। पर ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके ऊपर रामनाथ कोविंद जी की के अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसने कहा है कि 2 साल में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो 2 साल का समय चुनाव आयोग के पास है, 2 साल का समय भारत सरकार के पास है और 2 साल का समय ही श्री नरेंद्र मोदी जी के और राहुल गांधी के पास भी है। तो इसलिए ये सब अपनी अपनी तैयारियां कर सकते हैं। मैं कमेटी की अनुशंसा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमेटी के अनुशंसा के दिए हुए मुद्दों के ऊपर ही मोदी जी इस चुनाव को कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि देश हित की बात, किसके नजर में क्या देश हित है वो उसके लिए सत्य है, दूसरे की नजर में वो देश हित नहीं हो सकता है, ये उसके लिए सत्य है। अगर ये उसके लिए सत्य है तो फिर आपस में दोनों सच आपस में भिड़ेंगे और जनता फैसला करेगी कि किसका सच ज्यादा यथार्थवादी है और किसका सच यथार्थवादी नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। मोदी जी ने इसकी एक मैं आपको बता दूं कि शायद इस संसद के सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास हो जाए, संसद प्रस्ताव पास कर सकती है। ये मेरी जानकारी में आया है। और दूसरा सबसे बड़ा, ये तय किया है एक प्रस्ताव में जिसका कि बिल बन रहा है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिल बन रहा है कि इस देश के हर आदमी को वोट देना ही होगा। जो इस देश का नागरिक है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो अगर वोट नहीं देता है तो फिर आगे से उसके लिए वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे जो एक नागरिक को सरकार की तरफ से मिलते हैं। चाहे वो अनुकंपा की चीज हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो ये मुफ्त की राशन प्रणाली हो, मतलब जिसको हम कहते हैं कि गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे है, 80 करोड़ 85 करोड़ लोग, उनको जो अनाज दे रहे हैं, वो रास्ता उसके लिए बंद हो जाएगा।
और इसके लिए हर एक को ये सबूत देना पड़ेगा कि उसने वोट दिया, और अगर वोट उसने नहीं दिया है तो उसके बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाएँगे। जो सरकार से उसको मिलते हैं, लोन उसको नहीं मिलेगा। ये सब एक प्रस्ताव में आ रहा है। इसका मतलब है कि मोदी जी की सरकार ये प्रस्ताव लाना चाहती है कि इस देश के 100% लोग वोट डालें, और मोदी जी का मानना है कि जब 100% लोग वोट डालेंगे, जिसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो उनमें उन गरीबों में मोदी जी को अ, सच्चा नेता मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बजाय उसके कि अभी जो 51, 52, 53% वोट पड़ता है, उनमें जो जीत-हार होती है 30% और 40% के बीच में, या कभी अ, 36% और 35% के बीच में कई जगहों पे होते हैं चुनाव, तो वो संभावना खत्म हो जाएगी। और मोदी जी का ये मानना है, और जो जो बिल बन रहा है उसमें शायद ये शामिल होगा कि 100% वोटिंग इस देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता है, तो 2 साल के भीतर तत्काल चुनाव नहीं होंगे, लेकिन 2 साल के बाद होंगे, और वो 2 साल का वक़्त वही होगा जब मोदी जी 75 की सीमा पार कर रहे होंगे। तो मोदी जी के लिए इस बिल को पास करने के बाद सारे देश में एक साथ चुनाव में कैंपेन करने का एक आखिरी मौका मिल जाएगा, जब 75वाँ साल उनका खत्म हो रहा होगा, 74वाँ नहीं, 75वाँ साल। और उसी समय चुनाव होंगे। ये योजना मुझे पता चली है, और बिल बन रहा है। इस बिल के पीछे संघ का बहुत बड़ा हाथ है। संघ ने ये तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं कि उसने एक अंडरलाइन कर दी है चीज़ कि 75 से ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद के ऊपर नहीं रहेगा। सामाजिक पद पे रहे, कुछ भी करे, लेकिन वो सरकारी पद मुख्यमंत्री है, मंत्री है, अम, या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये 75 साल से ऊपर के लोग नहीं होंगे, ये संघ का मानना है, और संघ इसको सख्ती से लागू कर रहा है। उस स्थिति में ये जो नए समाचार मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारे समाचार एक दूसरे से जेल करते हैं और मेरी बात की पुष्टि करते हैं। अब विनीता जी, इसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, ये तो चुनाव की, जैसे मैंने कहा कि चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में इसका फ़ायदा पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मिलने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष के पास, किसी भी पार्टी के पास सारे देश में कैंपेन करने की या अल्टरनेट पॉलिसीज़ बताने की कोई नीति ही नहीं है। यहाँ पर हर नेता अपने खुद के लिए खेल रहा है। हमारी टीम के बहुत सारे, क्रिकेट टीम के बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तो बनाया लेकिन टीम को हराया। वो ज़बरदस्ती खेलते रहते थे और बीच में सामने वाले आउट होते रहते थे उनकी उनकी काहिली या बेवकूफ़ी की वजह से। तो उनका रिकॉर्ड तो बनता था, पर टीम हार जाती थी, देश हार जाता था। यही चीज़ विपक्ष में है इस समय। यहाँ पर जितने विपक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो अपना तो अ, व्यक्तिगत चमक बढ़ा रहे हैं, अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश कहीं हार रहा है। क्यों? क्योंकि आप सड़क के ऊपर जाते नहीं हैं, किसी मुद्दे का विरोध करते नहीं हैं। आप एक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स का मतलब जिसको प्रॉपर भाषा में हम ट्विटर कहते हैं। दूसरी तरफ इतना बड़ा एक बयान आया एलन मस्क का कि ये मशीन ईवीएम हैक की जा सकती है। उसको लेकर के विपक्ष ने क्या कोई मजबूत प्रदर्शन किया? क्या मजबूत बयान दिया? क्या एक साथ मिलके बैठे कि एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल मैन हैं, और जिनके बारे में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पहले भाषण में कहा कि मेरी जीत में एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। उस एलन मस्क का मुकाबला क्या हमारे राजीव कुमार जी करेंगे? नहीं कर सकते, कोई इसको मानेगा नहीं। लेकिन इस सवाल को लोग इसलिए मान जाएँगे कि राजीव कुमार सिंह को, विपक्ष ने इसको जनता के पास तक पहुँचाया ही नहीं। टेलीविज़न चैनल थोड़ी पहुँचाएँगे, ना अखबार पहुँचाएँगे। ये विपक्ष का काम है, वो पहुँचाए। और जिस ईवीएम के बात की सवाल का आपने उठाया, मैं फिर कहता हूँ, ईवीएम का सवाल न्यायालय का सवाल नहीं है, ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल है। आपके पास अगर सबूत हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, हैक हो सकती है, तो आप मशीनें तो बाज़ार में मिलती हैं, और उसके लिए जो देश भर में जो जो एक चुनाव 2 साल के बाद होने की बात है, लोकसभा के और विधानसभाओं के, उसके लिए इसके लिए नई मशीनें आएँगी, और उन मशीनों का भी ऑर्डर दे दिया गया है। वो मशीनें, ठप्पा तो लगेगा किसी
जो हमारा कॉर्पोरेशन है, नेशनल कॉर्पोरेशन है, जिससे ये मशीनें, लेकिन वो मशीनें बनेगी किसी प्राइवेट असेंबलर के हाथों में। और अभी तक तो गुजरात की ही कंपनियां ये ईवीएम मशीनें बना करके या असेंबल करके वो देती रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ईवीएम की मशीनों के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो कि दे दिए गए हैं, अगर संसद के लिए बिल आ रहा है लोकसभा में पेश करने के लिए, इसी सत्र की बात मैं कर रहा हूँ, इसी में आ रहा है, इसी में कोविंद कमेटी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसका मुकाबला विपक्ष अगर करना चाहता है या इनका विरोध करना चाहता है, तो उसे अपने बारे में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा, विनीता जी, इस देश की जनता के मन में, कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। आज की तारीख में तो वो जो कह रहे हैं लोग सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हर जगह एक तरीके से विपक्ष को वोट तो साइजेबल मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे वोट इसलिए मिल जाते हैं कि लोग गुस्सा है, जो जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। पर लोगों को ये भरोसा नहीं है कि ये अगर आएंगे तो ये इससे अच्छा काम करेंगे। और यही भरोसा विपक्ष को, जनता को दिलाना है, जो विपक्ष दिलाने में, जब जिस लम्हा हम और आप बात कर रहे हैं, अभी तक तो मुझे विश्वास नहीं कि विपक्ष अम, ये ये भरोसा दिला पाएगा लोगों को। और चूंकि नहीं दिला पाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने सवाल पूछा कि फायदा किसको होगा, तो फायदा मैं बिना हिचक कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। सर लेकिन जब पूरे लोकसभा चुनाव हुए अभी, और बिना एक वन नेशन वन इलेक्शन के स्थिति के बावजूद बीजेपी अपना उस मोडस ऑपरेंडी के साथ, स्पेशली जिस पे वो काम करती है, जिसमें मतलब संभावित चीजें जो है ईवीएम का गड़बड़ होना और ये तमाम चीजें आ जाती हैं, और वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब होना और ये सब कुछ, इन सब के बावजूद भी अगर वो इस वाले इलेक्शन में अपना मैजिक कंटिन्यू नहीं कर पाई, अपने पीएम द्वारा बोले हुए 400 सीटों के मैजिक तक टच नहीं कर पाई, तो वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे करेगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष को भी तो ये क्लियर होगा ना कि वो एक ही बार चुनाव लड़ेगा और उसमें पूरी ताकत झोंक देगा 5 साल में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपने की, ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और 2075, वो मोदी जी जब 75 से 2025 के आखिर में ये राष्ट्रीय चुनाव हो सकता है, 2025 की शुरू में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। मोदी जी के 75 साल के पूरा होने से पहले ये चुनाव हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम। तो आप ये कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव होंगे यानी कि देश में जरूर? इसको मध्यावधि कहिए या राष्ट्रीय पहला चुनाव कहिए, संसद का प्रस्ताव मध्यावधि चुनाव होता है कि अगर कुछ गिर जाए संसद में सरकार, लेकिन सर या ये भी कुछ तो अपने आप में परिस्थितियां, क्योंकि आप तो खैर संसद पत्रकारिता सबसे पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन अगर पूरा मैंडेट आने के बाद चाहे अलायंस के साथ सरकार बनाई है, लेकिन सरकार का गणित तो पूरा हो रहा है ना, उसके बाद अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो फिर ये थोपा हुआ फैसला नहीं हो जाएगा जिन परिस्थितियों में इसको करेंगे वो? क्योंकि यहाँ पर जिन पार्टियों ने अच्छी सीटें जीती हैं वो तो ऑब्जेक्ट करेंगी कि ये चीज अभी हमने देश 5 साल के, के लिए किया। नहीं नहीं, जिन्होंने सीटें जीती हैं, देखिए फिर आप समझिए, कानूनी पहलू ये है कि अगर लोकसभा कोई प्रस्ताव पास कर देती है, राज्यसभा पास कर देती है, ज्वाइंट सेशन में पास हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है जो लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में ही 2/3 बहुमत से पास होगा। ये संविधान से जुड़ा हुआ फैसला है कि सारे देश की विधानसभाएं और और इस लोकसभा बार भंग मुश्किल है की सर, जाए। तो ये अगर हो जाएगा तो चिल्लाते नहीं लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर और इस बार मैं मुश्किल मुझे नहीं ये है लगता मोदी है, सरकार के लिए? ये पिछली बार मुझे नहीं होता तो। लगता कि मुझे नहीं लगता है कि मोदी अस्वीकार होगा नहीं। मुझे लगता है मोदी सरकार या खुद प्रधानमंत्री जी और संघ इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इसके पीछे चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्यों लोग स्वीकार नहीं करेंगे? लोग इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि विपक्ष के पास लोगों तक सब्जेक्ट को पहुंचाने की क्षमता ही नहीं है। अभी तक तो यही दिखाई दिया है, अभी तक तो यही दिखाई दिया है। अब वो क्षमता नहीं है, पार्टी सर लेकिन संगठन है नहीं। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में अपना संविधान का संदेश वो कैसे पहुंचाया उन्होंने? वो तो लगे गया ना लोगों तक, संविधान खतरे में का एक परसेप्शन उन्होंने जो क्रिएट किया। देखिए वो परसेप्शन क्रिएट किया है जो हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे निवेदन, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ,
मैं आपको खबर बता रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। विश्लेषण नहीं कर रहा हूं ऐसा होगा ऐसा होगा। न मेरा मोह बीजेपी के प्रति है, न मेरा मोह विपक्ष के प्रति। मेरा मोह सिर्फ जनता के प्रति है, सिर्फ जनता के प्रति है कि जो जो वोटर हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको उनकी हालत क्या है, उनकी बेकारी, उनकी गरीबी, उनकी अवसर जो उनके साथ समाप्त होते जा रहे हैं, वो मेरी चिंता है। या छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद और में बुरी तरह से, वो मेरी चिंता है। मेरी चिंता ये है कि इस देश के लाखों नौजवान अगर इस चीज की मांग करते हैं कि इस देश में सुपर रिच टैक्स लगाया जाए। पैसा अगर नहीं है सरकार के पास तो सुपर रिच के ऊपर कुछ परसेंट टैक्स लगाया जाए, जिस और उसके फंड से आप लोगों के लिए रोजगार मुहैया करने के लिए हर एक को 100% नहीं तो 80% लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएं। आज तो आप कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कह देते हैं आपके आपके पास पैसा ही नहीं है, हम कंगाल हैं। तो उनकी जो ये मांग है सुपर रिच के ऊपर टैक्स और नौजवानों को काम का अधिकार और हर नौजवान को काम मिले, इसकी योजना बनाई जाए। मेरी चिंता ये है कि ये चीजें हों। अब नई संसद अगर भंग होती है, नहीं भंग होती, वो तो संसद का मसला है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ खबर दी कि संसद ये होने जा रहा है और इसी लोकसभा सेशन में होने जा रहा है। 23 को परिणाम आएंगे, उसके बाद जो 25 से लोकसभा का 25 की सेशन है, तारीख से आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वुड बी द मेन टॉपिक इन पार्लियामेंट। उसी सत्र में, जो सत्र लोकसभा का शुरू होगा, इस सत्र में ये प्रस्ताव आएंगे, मैं ये कह रहा हूं। लोकसभा का सत्र कब से है? 25 से है। 25 से 25 नवंबर से है। तो 25 नवंबर से 25 दिसंबर चलने वाला जो सत्र है, इसी सत्र में ये प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन का आएगा और उसी में ये सारी चीजें तय होंगी और उसके बाद इसको बकायदा देश में कैंपेन करके, जिसमें सारे चैनल भी शामिल होंगे, अपने अपने तरीके से सरकार के समर्थन में, विपक्ष के समर्थन में तो 2 लाइन आएंगी खाली, क्योंकि विपक्ष के पास विरोध करने का कोई मुद्दा इसके ऊपर है नहीं। विपक्ष की सरकारें हैं कितने प्रदेशों में, तो इसलिए जब बीजेपी कहेगी हम भी तो अपनी सरकारें भंग कर रहे हैं, जहां हमारा बहुमत है, आपकी भी भंग होंगी। तो लोगों को समझाने का जो जो माध्यम होना चाहिए वो विपक्ष के पास आज की तारीख में कम है, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। इसलिए ये राजनीतिक सवाल है, पर जो मैंने आपको खबर दी वो ये कि लोकसभा में ये होने जा रहा है। काफी दिलचस्प होगा सर आपकी खबर। जाहिर सी बात है कि संसद में इस बार कुछ ही दिन बचे देखने को मिल जाएगी। 10-15 दिनों के बाद की परिस्थितियां हैं ये। 25 तारीख से सत्र है तो आज 13 तारीख है और उसके मुताबिक अगर वन नेशन वन इलेक्शन इसमें आता है और जैसा आप कह रहे हैं कि सन 25 के बाद में आप कह रहे हैं कि ये चुनाव में तब्दील सन हो सकती है। 25, हाँ हाँ, 25 में ही मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उसी में कोविड जी के दिया हुआ जो समय है कि 2 साल के बाद कराए जा सकते हैं, वो पूरा हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 में कभी भी, मेरा मानना है कि 2025 के मार्च अप्रैल के आसपास ये चुनाव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी खबर है ये। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं और हम इसे फॉलो जरूर करेंगे और इसे फॉलो करने में सिर्फ 10-15 दिनों की बात है, उसके बाद तस्वीर सामने दिख जाएगी संसद में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।